चुप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको 7 भाग कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आइए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, आज से पहला प्रश्न है, भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य जो बने थे वो आपके आलोक रावत साहब थे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पूर्व जल अनुसंधान सचिव और 1977 बैच के सिक्किम कैडर के IFS अधिकारी आलोक रावत राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। ये करंट का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों ये स्टैटिक जी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रथम महिला आयोग का पुरुष सदस्य कौन था, तो वो आलोक रावत जी थे। अगला प्रश्न है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो था वो आपके काका कालेकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। 1953 ईस्वी में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का काका साहब कालेकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। यहाँ से आपका एक प्रश्न और तैयार हो जाता है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जबकि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी जिसको BP मंडल की अध्यक्षता में कहा जाता है, और इन्हीं की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। और नोट ये है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी आपका 1953 में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में न्यायाधीश अजल फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर थे। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित कर दिया था। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था किसके लिए? तो रेड क्लिफ आयोग जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सीमा थी, और सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील के क्षेत्र को न्यायोचित रूप में विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। तो रेड क्लिफ आयोग किसके लिए था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के लिए। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा कि राज्य व्यवस्था विधि से। तो राज्य व्यवस्था विधि से आपका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो वो ऑप्शन डी सही जवाब होना चाहिए इसका। अमरिंदर सिंह जी के पिता, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पिता एक महाराजा हुआ करते थे। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है दोस्तों। इसकी व्याख्या है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पिता यादविंद्र सिंह पटियाला के महाराजा थे। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी भी थे। अगला प्रश्न है, किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए? तो भारत और पाकिस्तान जो है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से विभाजित किए गए। ये अधिनियम अंग्रेजों का था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बन गए। अगला प्रश्न है, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक द गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। क्या है वो भाषण का नाम? भाषण का टाइटल है द गेटिसबर्ग एड्रेस।
तो द गेटिसबर्ग एड्रेस जो है वो आपके अब्राहम लिंकन ने दिया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। द गेटिसबर्ग एड्रेस संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया एक भाषण है जो अमेरिका के इतिहास के सबसे यादगार भाषणों में से गिना जाता है। इसे 19 नवंबर 1863 ईस्वी में गेटिसबर्ग शहर की राष्ट्रीय सैनिक कब्रिस्तान के समर्पण दिवस के मौके पर दिया गया था, जब अमेरिकी गृह युद्ध को खत्म हुए 4.5 महीने हुए थे और अमेरिका 2 हिस्सों में खंडित होते होते बचा था। तो अब्राहम लिंकन ने ही द गेटिसबर्ग एड्रेस का नाम का भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, सार्क सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? तो सार्क सदस्य, इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि सार्क जो है वो साउथ एशियन से बनता है, यानी दक्षिण एशिया के। तो ऑप्शन इसमें क्या बी सही जवाब हो जाएगा कि दक्षिण एशिया से। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको सार्क के नाम से जाना जाता है, एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिल करके की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया था और इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल यानी काठमांडू में है। तो सार्क जो है वो दक्षिण एशियाई देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। अगला प्रश्न है आईपीसी का विस्तार क्या है? तो आईपीसी मतलब होता है इंडियन पीनल कोड होता है, भारतीय दंड संहिता। ऑप्शन सी सही जवाब। पैनल इसमें गलत है, पीनल होना चाहिए था दोस्तों। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड भारत के अंदर भारत की किसी भी नागरिक द्वारा दिए किए गए अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करता है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड लागू हो गई है। आईपीसी ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई थी, यानी ये जो दंड देने की प्रक्रिया है वो अंग्रेजों के ज़माने से ही चल रहा है। अगला प्रश्न है, धारा 66A हाल ही में मीडिया के विवाद में था, यह धारा किससे संबंधित है? तो धारा 66A जो है वो टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को अस्तित्व में आया। यह 13 अध्यायों में विभक्त है जिसमें 94 धाराएं हैं। अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया, यानी इंडियन जो पीनल कोड में है वो सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाए कि नहीं शामिल किया जाए, यही जो है वो धारा 66A जो है उसी के बारे में बताती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया है? तो 3 तलाक जो है वो उत्तर प्रदेश द्वारा सबसे पहले समर्थित किया गया था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में 3 तलाक को लेकर प्रस्तावित विधेयक ड्राफ्ट पर सहमति व्यक्त किया, यानी 3 तलाक सबसे पहले किसके द्वारा समर्थन किया गया? यूपी के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? तो शिक्षा जो है भारत सरकार के मानव और संसाधन विकास का कार्य है। इसका अब नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में मानव संसाधनों के विकास के लिए यह मंत्रालय जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ट्रिपल तलाक जो है वो तलाक से संबंधित है, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, ट्रिपल तलाक या 3 तलाक इस्लाम धर्म में दिए जाने वाला एक तलाक है जिसे तलाक बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है। 3 तलाक के अंतर्गत पुरुष अगर एक ही बार में 3 बार तलाक 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 बोल दे तो ऐसे में उसकी पत्नी से उसका तलाक मान लिया जाता है, जो एक तरफा है। अगला प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो 7वें वेतन आयोग के रूप में अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। देख लेते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या क्या है। 7वें वेतन के आयोग में 7वें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को 4 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो यानी 7th पे कमीशन का अध्यक्ष कौन था? अशोक कुमार माथुर। ये आपके लिए करंट का प्रश्न होना चाहिए था, ये या तो स्टैटिक जीके का होना चाहिए था, ये पॉलिटी का प्रश्न नहीं है। तो हो सकता है ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट ना हो। अगला प्रश्न है,
भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड 1860 में किसके शासन के दौरान तैयार की गई थी? तो इस समय जो गवर्नर था वो आपका था लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता जो है 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में तैयार हुई थी और 1862 में पूरे भारत में लागू हुई थी। तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा क्या भारतीय दंड संहिता आईपीसी के लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? यानी फेडरल सिस्टम किस देश में लागू नहीं है? वो यूएसए में लागू है संघीय सरकार, भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन चीन में जो है वो फेडरल सिस्टम लागू नहीं है। चीन में संघीय सरकार यानी फेडरल प्रणाली जो है वो सरकार की प्रणाली लागू नहीं है। एकात्मक राज्य ऐसे राज्य को कहते हैं जो एकमेव शक्ति के रूप में शासित हों, जिसने केंद्रीय सरकार अंततः सर्वोच्च मानी जाती है तथा उस राज्य के प्रशासनिक विभाग को प्राप्त होने वाले अधिकार सरकार पर निर्भर हो। विश्व के अधिकांश देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए यूके, चीन, जापान, फ्रांस आदि में। जबकि फेडरल सिस्टम जो होता है वो संघ से मिलकर के बनता है, यानी संघों में जो छोटे छोटे पार्ट हैं, देश के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनमें भी बराबर जो है वो अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें से चीन जो है वो फेडरल सिस्टम का पार्ट नहीं है। फिर चीन जो है वो एकात्मक शासन का पार्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? तो गणतंत्र नहीं वाला देश जो है वो चीन है। चीन जो है वो गणतंत्र नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्न देशों में चीन एक गणतंत्र देश नहीं बल्कि एक साम्राज्यवादी गणराज्य है, जिसे प्रायः चीन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। 1.3 अरब निवासियों के साथ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी कौन है? चीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 3 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो किसको अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया है भारत सरकार द्वारा? जैनों को। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 23 अक्टूबर 1993 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों को तौर पर 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी को किया गया था, लेकिन जैनों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन मोदी जी ने आते ही जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल कर दिया। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? तो पाकिस्तान की संसद का नाम जो है मजलिस-ए-शूरा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। साइमा मजलिस ना लगाइएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा मजलिस-ए-शूरा। मजलिस-ए-शूरा पाकिस्तान की संसद का नाम है और संसद के 2 सदन, निचला सदन का नाम है कौमी असेंबली और ऊपरी सदन का नाम है सीनेट। और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 50 के मुताबिक राष्ट्रपति भी जो है मजलिस-ए-शूरा का हिस्सा होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो खुद अपने आप में जो है वो संसद का पार्ट होता है। अगला प्रश्न है, गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन कौन है? तो गैजेट ऑफ इंडिया का आधिकारिक जो प्रशासक है वो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा प्रशयदाता हैं। यह भारत सरकार का एक अधिकृत कानूनी दस्तावेज है, इसलिए आप पढ़ते होंगे कि गैजेट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का आधिकारिक प्रकाशक। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसे पूर्व में क्या कहते थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने 26 जनवरी को इरविन स्टेडियम पर ध्वज फहराया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्रता दिवस समारोह इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, उसी में मनाया गया था, जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसके बाद वर्ष 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह कभी भी इरविन स्टेडियम के बजाय लाल किला मैदान में मनाया जाता था। राजपथ पर इसकी परंपरा की शुरुआत जो है वो 1955 से हुई थी। 1954 तक जो है वो इरविन स्टेडियम में मनाया जाता था, लेकिन जब राजपथ में कब से मनाया जाने लगा? 1955 से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न है, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता? तो कौन सा सुरक्षा बल है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता? सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीमा सुरक्षा बल ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ITBP जिसको इंडो तिब्बत पुलिस बल कहते हैं, ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
लेकिन रेलवे सुरक्षा बल जो है वो आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह राज्य द्वारा प्रशासित होता है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, जबकि सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान में प्रणाली जो है वो अफगानिस्तानी इस्लामी अमीरात के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रजवाड़े थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारत में करीब 565 देशी रियासतें थीं। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी थे। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने अपनी इच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दे दी थी, जबकि जूनागढ़ को सैन्य कार्यवाही के द्वारा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा तथा जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को अधिमिलन पत्र यानी विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। तो भारत में स्वतंत्रता के समय 565 रियासतें थीं, जिसमें से 562 रियासतें अपने आप से भारत संघ में शामिल हो गईं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो सबसे बड़ी रियासत जो थी वो आपकी हैदराबाद रियासत थी, और ये भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी, लेकिन ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत राज्य में मिला लिया गया। और 1724 में किंचिली खान ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो 1947 में पहले वित्त मंत्री जो थे वही बजट पेश करेंगे, तो वो कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को देश का पहला बजट जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम शेट्टी ने। जबकि भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? 1860 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उस समय वित्त मंत्री कौन था? जेम्स विल्सन था। अगला प्रश्न है, भारतीय अधिराज्य की पहली अवधि क्या थी? अगला थोड़ा और जान लेते हैं दोस्तों की है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट जो है वो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। तो स्वतंत्रता के बाद कौन पेश किया था? स्वतंत्रता के बाद जॉन मथाई ने पेश किया था, लेकिन आधिकारिक रूप से कौन, जो सरकार बनने के बाद पेश करने वाले कौन थे आपके? केंद्रीय आर के षणमुखम शेट्टी। अगला प्रश्न है, भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? भारत की अधिराज्य की अवधि जो है वो दर्शाती है स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्रता दिवस तक। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। भारत की अधिराज्य की अवधि स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक दर्शाती है। भारत के अधिराज्य की अवधि 15 अगस्त से 26 जनवरी तक होता है, यानी 15 अगस्त से 26 जनवरी तक जो है वह भारत का अधिराज्य अवधि होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसमें देश की कुल आबादी का 16.4% जनसंख्या निवास करती है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। इसमें 18 मंडल, 75 जिले, 349 तहसील, 822 खंड या ब्लॉक, 17 नगर निगम, अब वर्तमान में तो 18 नगर निगम हो चुके हैं दोस्तों, और 198 नगर पालिका परिषद, 457 नगर पंचायतें और 1,06,744 गांव जैसी इकाइयों में बांटा गया। तो उत्तर प्रदेश में 1,06,744 आधिकारिक गांव। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय
प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता जो थे वो पिंडमारी वेंकट सुब्बा राव थे, यानी पीवी सुब्बा राव। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय शपथ भारत गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ है और प्रतिज्ञा को असल रूप में 1962 में लेखक पिंडमारी वेंकट सुब्बा राव द्वारा तेलुगु भाषा में रचा गया था। इसका पहला सार्वजनिक पाठन सन 1963 में विशाखापत्तनम के एक विद्यालय में हुआ था। यानी भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचनाकार कौन थे? पिंडमारी वेंकट सुब्बा राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी को सबसे पहले स्वीकृति दिया था असम। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य असम है। असम विधानसभा 12 अगस्त 2016 में जीएसटी बिल को मंजूरी प्रदान की गई थी। जीएसटी जो होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का अप्रत्यक्ष कर है और 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू हुआ था। और जीएसटी 122वां संविधान संशोधन विधेयक और पारित होने के बाद 101वां संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पहले आपके गृह मंत्री थे और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज यानी तिरंगे को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन? झंडे को जानबूझ पर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं दी जाती। झंडे या तिरंगे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगे का प्रयोग तोरण, झालर या राष्ट्रध्वज की तरह नहीं किया जा सकता। और देख लेते हैं अगला विकल्प क्या है। अगला विकल्प है कि गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं। यही गलत हो जाएगा दोस्तों कि गैर सरकारी नागरिकों को अपने अधिकार के तहत अपने परिसर में बिल्कुल उसको फहराने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस देश के मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न हो गया आपका, चीन के द्वारा। चीन के द्वारा जो है, चीन में जो है वो माओवादी कम्युनिस्ट दल का ही शासन है। अगला प्रश्न है, 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए कौन से आयोग को नियुक्त किया गया था? तो केंद्र और राज्य संबंध के लिए काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि सरकारी आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो राजकोषीय नीति आपका वित्त मंत्रालय तैयार करता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को तैयार करता है और राजकोषीय नीति को क्या कहा जाता है? फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने आय और व्यय के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार तथा वांछित प्रभावों पर पड़ने वाले प्रभावों के रूप में करता है। तो राष्ट्रीय नीति कौन वित्तीय नीति कौन तैयार करता है? आपका वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? तो एनडीसी की स्थापना जो की गई थी आपका 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह परिषद ना तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। आपको दोस्तों किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय दो अलग अलग निकाय होते हैं। फिलहाल देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। यहाँ तक आपका ख़त्म होता है संपूर्ण पॉलिटी। 385 क्वेश्चन मैंने आपको हल करवाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।